इस वक्त बड़ी खबर यूपी के बजट को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ के पार होगा। बजट में नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होना है। 8.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। यूपी में ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पहले इस बात की जानकारी आई थी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा यूपी का। हर साल बजट सेशन में बजट का आकार यूपी में बढ़ता हुआ इस बार 8.5 लाख करोड़ के पार बजट होगा, ये बताया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा निगाहें होने वाली हैं। 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान रखा जाएगा। संकेत आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत मिश्रा, संकेत ये बताएं, नए बजट के आकार में तो इजाफा हो रहा है हर साल की तरह ही इस बार भी। कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजर होगी बजट में? देखिए, 18 फरवरी से यूपी सरकार का जो बजट सत्र है शुरू होगा और 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। और ये जो बजट पेश किया जाएगा ये लगभग 8.5 लाख करोड़ का पार का ये बजट होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो पिछला बजट था 2024-25 का 7 लाख करोड़ के लगभग, तो ऐसे में ये बजट काफी भारी भरकम बजट होगा। और केंद्र का जो बजट आया है उससे इस बजट को पेश करने में और इसके आकार में बढ़ोतरी करना प्रेरित करने वाली बात जैसी है, क्योंकि केंद्र का बजट से उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिला है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ उत्तर प्रदेश को सीधे तौर पर है अलग अलग योजनाओं में। तो योगी सरकार गरीब, किसान, महिलाएं समेत तमाम, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए और विकास योजनाओं से जुड़े हुए जो नए कॉरिडोर बनाने हैं, एक्सप्रेसवे बनाने हैं, उनके लिए इस बजट का ये रखा जाएगा। और तमाम जो योजनाएं हैं उनके लिए खर्च की व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। इसमें हर तबके को साधने की कोशिश होगी योगी सरकार की कि सभी तबकों को लाभ मिले, जैसा कि पिछले लगातार बजट सेशन से योगी सरकार करती आ रही है। लेकिन इस बार जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसमें 28 जिलों से ये जुड़ने वाला जो कॉरिडोर होगा, 29 स्थान होंगे। तो ऐसे में इस कॉरिडोर के लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। इससे औद्योगिक गलियारे के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। योगी सरकार का ये बजट जो राज्य की जीडीपी है उसमें भी इस बजट से इजाफे की कोशिश होगी और ये प्रयास योगी सरकार का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए थे और सभी वित्त विभाग समेत तमाम जो विभाग हैं वो बजट सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं और इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद संकेत, इस वक्त आप पूरी जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा और दोबारा आपके पास आती हूँ क्योंकि अगली खबर भी ऐसी जिस पर आपका रिएक्शन चाहिए। फिलहाल बजट सत्र की बात हो रही है और 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट का आकार होगा यूपी में। लखनऊ से एक और खबर, राज्य कर्मचारी नहीं दे रहे संपत्ति का ब्यौरा। अब तक 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना है, ये डेडलाइन है। 31 जनवरी तक 71% कर्मचारियों ने जानकारी दी। संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना है, लेकिन फिलहाल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। 29% कर्मचारी हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। संकेत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संकेत, 15 फरवरी तक सभी राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा दे देना है। लंबा वक्त हुआ जब ये नियम का ऐलान किया गया और अभी तक सिर्फ 71% कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया है। बाकी 29% को लेकर एक्शन की भी तैयारी होगी। देखिए, संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए सरकार ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि सभी जो राज्य कर्मचारी हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा डालें। ऐसे में 3 तारीखें अलग अलग दी गई, लेकिन कई राज्य कर्मचारी हैं जो नहीं इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं। अभी भी जब तीसरी तारीख 31 जनवरी दी गई थी, जो अंतिम तारीख थी, और सभी राज्य कर्मचारियों को अपना ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का देना था, लेकिन उसमें भी 29% कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। और अब नई तारीख दी गई है कि 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना है और अगर अब ब्यौरा नहीं देना दिया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब जो आदेश जारी हुआ है
उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ। दरअसल योगी सरकार ने पारदर्शिता को देखते हुए ये निर्देश दिए थे कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा सभी राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और सभी की संपत्ति एक पोर्टल पर एक क्लिक पर नजर आए। जी जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो बस कुछ दिन का वक्त और है जब बाकी के लोगों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। नोएडा में एक बार फिर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेक्टर 168 स्थित शिव नाडर स्कूल को धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट के छात्रों को घर वापस भेजा। मैनेजमेंट ने सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। पुलिस वहां पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन उस मामले में जांच पड़ताल में पुलिस ने एक लड़की को हिरासत में लिया जो कि स्कूल की स्टूडेंट है। वो स्कूल नहीं आना चाहती थी, स्कूल में छुट्टी करना चाहती थी और इसलिए उसने इस तरह की धमकी वाला मेल किया था। गूगल से मेल निकाला था, कंटेंट भी गूगल से ही निकाला था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन अब एक बार फिर एक दूसरे स्कूल को धमकी मिली है बम से उड़ाने की। तो इससे पहले नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो गलत साबित हुई और इस मामले में पुलिस ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहाँ के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी, जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उसमें पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गाजियाबाद में गौ तस्करों के साथ एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश घायल हो गए। ट्रॉनिका सिटी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि बाइक सवार 2 संदिग्ध गौ तस्कर जा रहे हैं। उसे रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हुए। दोनों पर पहले से ही गौकशी, चोरी, हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है।
डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने 3,365 वक्फ संपत्तियों का वेरिफिकेशन कराया। इन संपत्तियों में से 2,363 यानी कि तकरीबन 70% सरकारी संपत्तियां हैं। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक है जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए है। इसमें कई प्रावधान ऐसे भी किए जा सकते हैं जिसे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना होगा और न ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है ये बिल और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। पीएम मोदी 10 फरवरी को परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इस बार ये कार्यक्रम न सिर्फ ज्यादा खास है बल्कि इसके फॉर्मेट में भी थोड़ा बदलाव है। दरअसल इस बार पीएम मोदी के अलावा अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और सेलिब्रिटीज भी छात्रों को स्पेशल टिप्स देते दिखाई देंगे। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षार्थियों के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि एग्जाम के तनाव से दूर रहने और कामयाबी की तरफ कैसे कदम बढ़ाएं इसे लेकर टिप्स देते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कुछ खास रहने वाला है। इस बार नए फॉर्मेट में परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी के साथ इस बार इस कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई हस्तियां छात्रों को टिप्स देते नजर आएंगे। And do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण है। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम 10 फरवरी को सुबह 11 बजे होना है। पीएम मोदी के साथ अलग अलग क्षेत्रों से हस्तियां परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने का मंत्र देती दिखेंगी। आमतौर पर बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने वाली इस चर्चा में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही छात्रों को परीक्षा से जुड़े तनावों को दूर भगाने का मंत्र देते दिखते थे। लेकिन इस बार ये हस्तियां भी छात्रों को परीक्षा के लिए तनाव मुक्त रहने का मंत्र देती दिखेंगी। इस बार परीक्षा पे चर्चा ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए 3.6 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें 3.3 करोड़ स्टूडेंट्स, 2.7 लाख शिक्षक और 5.5 लाख अभिभावक शामिल हैं। इनमें से चुनकर 2,500 लोगों को भारत मंडपम में लाइव कार्यक्रम के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन 2,500 में से टॉप 10 लीजेंडरी एग्जामिनेशन वॉरियर्स को प्रधानमंत्री के आवास पर जाने का मौका भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ का 26वां दिन है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश महाकुंभ जाएंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी कुछ और मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी संगम में आज स्नान करेंगे।
एक्सिस माई इंडिया के पोल में बीजेपी को बढ़त है। एक्सिस के पोल में बीजेपी को 45 से 55 सीट का अनुमान है, यानी कि इस पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 20 सीट का ही अनुमान जताया जा रहा है। एक्सिस पोल के मुताबिक कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। 9 एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी आगे दिख रही है। अब तक 10 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे 10 में से 9 में बीजेपी आगे दिख रही है और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 45 से 55 सीट बीजेपी के खाते में जाते दिख रहे हैं, यानी कि जो जादुई फिगर है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को मिलता एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में काफी उत्साहित दिख रहे हैं एग्जिट पोल की वजह से। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि एग्जिट पोल के तमाम जो नतीजे हैं वो उलट जाएंगे। जब एक्चुअल नतीजे सामने आएंगे तब आम आदमी पार्टी की ही एक बार फिर से सरकार बनेगी। ये रिएक्शन है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का। एक्सिस माई इंडिया की ओर से जो नतीजे सामने आए हैं, यानी कि 10 में से 9 में बीजेपी को बढ़त दिल्ली में दिखाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। यहां एक शादी समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की परमिशन के बाद यहां शादी की मेजबानी होगी। राष्ट्रपति भवन जितना ऐतिहासिक है उतनी ही खूबसूरत इसकी इमारत है। 300 से ज्यादा कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहती है। विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ ग्रैंड वेलकम होता है, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन एक शादी की मेजबानी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ शहनाई गूंजने वाली है, जो आज तक कभी न किसी ने देखा और न सुना है। समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते 12 फरवरी को सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता और सीआरपीएफ के अधिकारी अवनीश कुमार 12 फरवरी 2025 को मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में शादी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। शादी बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक के दौरान हो रही है, यानी 12 फरवरी को यहाँ पर ये शादी होगी और जिन पूनम गुप्ता की शादी हो रही है वो पीएसओ के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं और उनके काम को देखते हुए जिस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स को वो अपनाती हैं, जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर उनका है, उसको देखकर राष्ट्रपति बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसी को देखते हुए उन्होंने तोहफे के तौर पर उन्हें यहाँ पर शादी करने की परमिशन दी है। तो राष्ट्रपति भवन में शादी एक निजी समारोह में होगी। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से शादी में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये बताया गया है कि जो शादी होगी इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा और बहुत ही कम गेस्ट को बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ तरीके के खास परमिशंस भी लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी शादी नहीं हुई है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई जो है वो गूंजेगी। दिल्ली से संजीव वर्मा के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी पुलिस ने कई जिलों में कुर्की की कार्रवाई की। संत कबीर नगर में किरण किन्नर और आजमगढ़ में मोइनुद्दीन मिस्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया। दोनों गैंगस्टर की लाखों की संपत्ति कुर्की की गई। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे पुलिस का एक्शन चल रहा है। यूपी पुलिस माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अलग अलग जिलों में पुलिस का एक्शन दिख रहा है। संत कबीर नगर में गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर किरण किन्नर की 25 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। किरण किन्नर पर गोरखपुर में डकैती, गुंडा एक्ट और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर के डीएम के आदेश पर सहजनवा थाने की पुलिस और फैलाबाद की नायब तहसीलदार प्रियंका त्रिपाठी आरोपी किरण किन्नर के आवास पर पहुंची। आरोपी किरण किन्नर के ऊपर हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। किरण किन्नर पर सिर्फ डकैती ही नहीं बल्कि हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप भी हैं। सहजनवा में इलाके के बंटवारे के विवाद में तानिया किन्नर पर जानलेवा हमले के मामले में किरण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था,
जिसके बाद मुनादी कर मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। वहीं पुलिस और प्रशासन के ज्वाइंट एक्शन में एक मकान सहित कई दूसरी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। बरदहिया बाजार में बने किरण किन्नर के आवास पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करते हुए डुग्गी मुरारी करते हुए 25 लाख के मकान की कुर्की करते नजर आई। वहीं इसके अलावा आजमगढ़ में पुलिस ने तस्कर मोइनुद्दीन उर्फ मिस्टर की 28,90,000 की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के साथ राजस्व की टीम ने फरार चल रहे गौ तस्कर पर ये कार्रवाई की है। आरोप के मुताबिक उसने अपराध में कमाए पैसे से ये संपत्ति खरीदी थी। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ मिस्टर के खिलाफ निजामाबाद और तहबरपुर थाने में तस्करी के मामले दर्ज हैं। तहसील निजामाबाद के अंतर्गत गांव धूरीपुर में उसके द्वारा कई सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उनकी जो अवैध कार्यों से अर्जित की गई है। इसकी अंतर्गत रिपोर्ट बनाकर डीएम साहब से आदेश प्राप्त किया गया, जिस आदेश के अनुपालना में कल 28,90,000 रुपए की संपत्ति को गांव धूरीपुर में जब्त किया गया है। आगे भी इसकी प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी इसके अवैध कार्यों से प्रॉपर्टी अर्जित की गई होंगी उन सभी को आगे कुर्क किया जाएगा। यूपी पुलिस का माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में हुए एक्शन के बाद से यूपी में माफिया में हड़कंप मचा है। साफ है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का एक्शन माफियों का नींद उड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।